तो स्टार्ट करने से पहले ये बता रहा हूँ कि लास्ट क्लास में हमने अपना डिस्कशन कहाँ एंड किया था और हमने पीडी कहाँ तक पढ़ लिया। जरा गौर से सुनना, डिमांड की बात नहीं कर रहा, डिमांड पहली क्लास में कर लिया था। पीडी जब हमने स्टार्ट किया था तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सबसे पहले हमने लॉजिक समझी थी और उस लॉजिक से हमने फॉर्मूला सीख लिया था और उसकी वैल्यूज सीख ली थी। फिर वन बाय वन करके हमने सारी वैल्यूज जो है वो डिस्कस करी। हमने पीडी वन भी पढ़ लिया, पीडी लेस देन वन भी पढ़ लिया। हमने जो है वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पीडी भी पढ़ लिया कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट पीडी। ये हमारे 8 मार्क के क्वेश्चन के लिए काम आएगा। फिर उसके बाद जो है वो हमने ये पढ़ा कि भाई यूजफुलनेस ऑफ पीडी टू अ प्रोड्यूसर क्या है। फिर हमने ये बात करी कि भाई एक इलास्टिक डिमांड होगी तो क्या करना है, इन इलास्टिक डिमांड होगी तो क्या करना है। लॉजिक्स बताई, थोड़ी एग्जांपल्स दी, पास पेपर के केसेस बताए। फिर एक्सट्रीम केसेस पढ़े, रेवेन्यू की बात साथ ही पढ़ ली थी। तो एक्सट्रीम केसेस के 3 वैल्यूज होती हैं वो भी पढ़ ली। लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन इस चीज पे एंड हो गया था और पूरी समरी मैंने आपको दे दी थी। अब जो है ना बेसिकली हम देख रहे हैं पीईडी की कैलकुलेशन। सही, तो हम कुछ भी मिस नहीं कर रहे, सिलेबस की एक एक चीज मैं कवर कर रहा हूँ। अगर आपको सिलेबस खोल के टिक लगाना है तो आप लगा भी सकते हो, कुछ भी मिस नहीं होगा। अब जरा सुनना गौर से हो क्या रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको ये समझनी है कि व्हेन वी टॉक अबाउट कैलकुलेशन ऑफ पीडी, तो कैलकुलेशन ऑफ पीडी एक ऐसी चीज है जो कि आपकी थ्योरी में एक्सपेक्टेड नहीं है कि आपसे टेस्ट होगी, पर कुछ आपको ऐसी चीजें यहाँ पर पता होनी चाहिए जो क्वेश्चंस में भी इंपॉर्टेंट होती है। हाउ डू यू इंटरप्रेट पीडी की वैल्यूज, हाउ डू यू आइडेंटिफाई इलास्टिसिटीज यूजिंग पीडी की वैल्यूज। पेपर में किस तरीके से वैल्यूज दी जाती हैं, जरा गौर से सुनना है आपने। सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि पीडी का फॉर्मूला आपको इंटरप्रेट क्या कर रहा है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला जब हमने सीखा था तो हमने ये चीज अपनी डिस्कशन कर ली थी कि इट इज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये हमारा पीडी का फॉर्मूला था जहां से हमने अपनी कहानी स्टार्ट कर दी थी। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए हाउ डू यू कैलकुलेट दिस परसेंटेज चेंजेस। अगर मैं कह रहा हूँ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, तो व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आपको पेपर में वो क्वांटिटीज दे देगा, तो यू विल माइनस द न्यू क्वांटिटी विद ओल्ड क्वांटिटी एंड यू विल डिवाइड बाय ओल्ड क्वांटिटी एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पता चल जाएगा। क्लियर है, आपको परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी पता चल जाएगा। अनुषा बेटे वो मैं आपको बताता हूँ। फिर जो परसेंटेज चेंज इन प्राइस है वो कैसे निकालोगे आप। परसेंटेज चेंज इन प्राइस इस तरीके से निकालोगे कि आपको जो है वो पेपर में अगेन प्राइस भी देगा, तो यू कैन राइट न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये वैल्यूज भी आपको दे देगा, तो आप आराम से वो चीज लगा सकते हो। अच्छा भाई, उसके बाद अब आपको पीडी का फॉर्मूला इंटरप्रेट इस तरीके से करना है कि आपको पता होनी चाहिए कि पीडी का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। सबसे पहले तो ये समझना है, अगर मैं अपनी सेलिंग प्राइस बढ़ाता हूं किसी भी प्रोडक्ट की, जब भी आप कोई चीज बढ़ाते हो ना उसका परसेंटेज चेंज जो है वो हमेशा पॉजिटिव आता है। इफ यू इंक्रीज समथिंग, उसका परसेंटेज चेंज जो है वो नॉर्मली क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और हमें ये चीज पता है कि जब सेलिंग प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड, तो जो परसेंटेज चेंज होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसका मतलब जब पॉजिटिव नेगेटिव ऐड करते हैं तो ओवरऑल आंसर आपका क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। इसी तरीके से अगर आप अपने प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को कम करोगे तो आपका परसेंटेज चेंज जो है वो नेगेटिव आएगा क्योंकि आप प्राइस कम कर रहे हो। पर जब आप प्राइस कम करोगे तो आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी, और जब आपकी क्वांटिटी बढ़ेगी तो आपका परसेंटेज चेंज जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो जब आप नेगेटिव पॉजिटिव को वापसी ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो एक चीज हमने यहां पर कंक्लूड कर दी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल ऑलवेज बी नेगेटिव। तो पहले तो इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि पीईडी का आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, विल ऑलवेज बी नेगेटिव। एंड व्हाई इट विल बी नेगेटिव, ड्यू टू लॉ ऑफ डिमांड। तो पीईडी का आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। जब एक चीज हमेशा नेगेटिव आती है ना तो उस चीज को इग्नोर किया जाता है। जब एक चीज नेगेटिव आती है ना तो उस चीज को इग्नोर किया जाता है। हमेशा याद रखना, जब आपके पास पेपर में पीईडी का आंसर आएगा ना तो उस पीईडी के आंसर में दो चीजें होंगी। उस पीडी के आंसर में दो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, एक उसका होगा साइन और एक उसका होगा वैल्यू का साइज। देखो पीडी का आंसर विल बी अ कोफिशिएंट। सही है, पीडी का आंसर विल बी अ कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मींस नंबर। आपके पास एक कोफिशिएंट आएगा, सही है। अब आपके पास जब एक कोफिशिएंट आएगा ना, वो कोफिशिएंट का साइन देखना है और साइज देखना है। तो हमने ये चीज कंक्लूड कर ली कि जब आप प्राइस को बढ़ाओगे तो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा, क्वांटिटी को कम करोगे तो परसेंटेज चेंज नेगेटिव आएगा, तो ओवरऑल आंसर विल बी नेगेटिव। जब आप प्राइस को कम करोगे तो आंसर नेगेटिव आएगा परसेंटेज चेंज, और क्वांटिटी बढ़ेगी तो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव आएगा, आंसर विल बी नेगेटिव। इसका मतलब नो मैटर व्हाट आपका पीडी हमेशा नेगेटिव आएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमेशा एक चीज नेगेटिव होगी। अगर प्राइस पॉजिटिव होगी तो क्वांटिटी नेगेटिव होगी, और अगर क्वांटिटी पॉजिटिव होगी तो प्राइस नेगेटिव होगी। तो इस फॉर्मूले में हमेशा कोई एक वेरिएबल नेगेटिव होगा जिसकी वजह से ओवरऑल आंसर पीडी का हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव।
और जब एक चीज बार बार आ रही होती है ना तो उसको आप इग्नोर करते हो, क्योंकि आपको अगर ये चीज पता है कि पीईडी का आंसर विल ऑलवेज बी नेगेटिव, सो यू हैव टू इग्नोर द नेगेटिव साइन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एक कोफिशिएंट देखते हो, आप एक नंबर देखते हो कि आपके पास पीईडी का लेट से आंसर आया -2.5 फॉर एग्जांपल, आपके पास आंसर आया -2.5, तो इस -2.5 को आपको रीड इस तरीके से करना है कि आप माइनस के साइन को इग्नोर करोगे, यू विल इग्नोर द साइन। देखो -2.5 इज अ कोफिशिएंट, ये एक नंबर है, you will ignore the minus ka sign because this minus ka sign is the law of demand. It represents the law of demand. It represents the negative relationship between price and quantity demanded, and the answer of PED will always be negative. पर जो ये 2.5 है ना, ये साइज है, you cannot ignore the size. इसका मतलब क्या हुआ, you will ignore the sign but you will consider the size. Size आप देखो क्या है, size is greater than 1, और जब एक वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। अगर आप नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं करते, अगर एक स्टूडेंट है जिसको ये बात नहीं पता कि जब पीईडी की वैल्यू को रीड किया जाता है, पीईडी के कोफिशिएंट को रीड किया जाता है और नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करना, अगर एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नेगेटिव साइन इग्नोर नहीं करना और नेगेटिव को भी कंसिडर करना है, तो एवरी आंसर विल बी कंसिडर्ड लेस देन 1 बाय यू, बिकॉज एनी वैल्यू विच इज नेगेटिव इज लेस देन 1। देखो अगर मैं -2.5 रीड करता हूं ना तो -2.5 लेस देन 1 है, इसका मतलब आप कभी ये इंटरप्रेट कर ही नहीं पाओगे कि इलास्टिसिटी है क्या। whenever you read a PED की वैल्यू, whenever you see a PED का कोफिशिएंट, सबसे पहले तो साइन को इग्नोर कर दो, अज्यूम करो कि नेगेटिव है ही नहीं, वैसे वो लिखना तो है, रीड करते हुए तुम्हें इग्नोर करना है कि नेगेटिव का साइन है, अनदेखा कर दो इसको, सिर्फ 2.5 को देखो विच इज ग्रेटर देन 1 एंड दैट इज इलास्टिक डिमांड। क्लियर है। अब जैसे मैं आपको एक केस कराता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बड़ा सिंपल सा केस मैं आपको करा रहा हूं भाई। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं कि एक मेरे पास ना पेपर में डायग्राम बना हुआ है विच इज इलास्टिक, सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा प्राइस, ब्रैकेट में मैंने लिखा पी, और लेट से यहाँ पर मैंने लिख दिया क्वांटिटी डिमांडेड, जो कि हमारी बेसिक लेबलिंग है हर ग्राफ की जो हमने सीख ली है। तो हमने यहाँ पर ऑरिजिन लिख लिया, मैंने यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाया, बट दैट डिमांड कर्व इज फ्लैटेड। नाउ इफ द डिमांड कर्व इज फ्लैटेड दिस मींस दैट इट इज इलास्टिक, ये हमें ऑलरेडी पता है, पर इसको कैलकुलेशन से प्रूव करते हैं। मैं यहाँ पर प्राइस को कम कर रहा हूँ, सही है। तो मेरी प्राइस ओरिजिनल ये थी और अब मेरी प्राइस P1 हो गई है, तो प्राइस मैंने कम से गिराई है, क्वांटिटी जो है वो मेरी ज्यादा से बढ़ी है, और मैं पॉइंट ए से पॉइंट बी आ गया। एक बात तो यहाँ पर बहुत क्लियर है कि प्राइस कम हो रही है, तो प्राइस अगर कम हो रही है तो प्राइस का परसेंटेज चेंज जो है ना वो नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। और क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ रही है तो क्वांटिटी का जो परसेंटेज चेंज है वो पॉजिटिव आएगा, क्वांटिटी बढ़ रही है तो जब एक चीज बढ़ती है तो उसका परसेंटेज चेंज जो है वो पॉजिटिव होता है। अब वैल्यूज ऐड करता हूं भाई। फॉर एग्जांपल 10% से प्राइस गिराई है, 50% से क्वांटिटी बढ़ गई। 10% से प्राइस गिराई, 50% से क्वांटिटी बढ़ गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पीईडी का फॉर्मूला यहां पर लगाऊंगा तो पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ऑलरेडी पता है ये बात। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला ये होता है कि आपको अपनी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को डिवाइड करना है विद परसेंटेज चेंज इन प्राइस। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीईडी। अब आपने यहां पर पीईडी को जो है वो कैलकुलेट करना है, वैल्यूज आपको गिवन है। 50% is the percentage change in quantity, but that percentage change in quantity is positive. पॉजिटिव का साइन नॉर्मली लगाते नहीं है, बस मैं जानबूझ के लगा रहा हूं ताकि मैं फर्क बताऊं। तो देखो +50% इज माई क्वांटिटी एंड -10% इज माई प्राइस। ओवरऑल आंसर मेरा नेगेटिव आएगा और मेरा आंसर आएगा -5। ओवरऑल आंसर मेरा क्या आएगा, -5। इस -5 को पेपर में रीड कैसे करूंगा, माइनस को सबसे पहले इग्नोर कर दूंगा। माइनस को सबसे पहले क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो आपने माइनस को सबसे पहले इग्नोर कर दिया, क्यों इग्नोर कर दिया, बिकॉज दिस माइनस का साइन रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड। दिस माइनस का साइन रिप्रेजेंट्स लॉ ऑफ डिमांड, और लॉ ऑफ डिमांड आपको सिंपली ये शो कर रहा है कि दो वेरिएबल्स हैं जिसके बीच में आपने ये फॉर्मूला लगाया विच इज प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, और इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है, और ये हमेशा नेगेटिव होगा। जब दो चीजों का रिलेशन नेगेटिव है तो एक बात क्लियर है कि भाई आपको इग्नोर करना है साइन को। फिर आपके पास है 5 इज द साइज। 5 इज द साइज। साइज का मतलब है कि ये आपका नंबर है जिसको आपको देखना है कि ये मोर देन 1 है, लेस देन 1 है, इक्वल्स टू 1 है, 0 है, क्या है। तो ये 5 है, 5 इज ग्रेटर देन 1। और जो भी वैल्यू पीईडी में ग्रेटर देन 1 होती है उसको हम क्या कंसिडर करते हैं, इलास्टिक डिमांड कंसिडर करते हैं, जो कि मेरे डायग्राम से प्रूफ भी हो रहा है। अगर आप इसको -5 रीड करते हैं, अगर आप इसको -5 रीड करते हैं, अगर मैं एक बच्चा है जो कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करता, सही है, एक बच्चा है जो कि इसको ब्रेक डाउन नहीं करता और इसको -5 रीड करता है, ऐसे तो -5 लेस देन 1 हो गया, पर डायग्राम तो इलास्टिक की बनी हुई है। तो यहां से आपको ये चीज प्रूव हो जानी चाहिए कि अगर आपको पीईडी की वैल्यू को रीड करना है तो आपको लाजमी तौर पे नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है और साइज को कंसीडर करना है विच इज ग्रेटर देन 1 विच इज इलास्टिक डिमांड।
अब इस ओवरऑल वैल्यू को रीड कैसे करेंगे? ये जो मेरे पास -5 की आंसर आया हुआ है, इसको मैं रीड कैसे करूंगा? हाउ डू यू रीड दिस -5? इस -5 को रीड करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप सिंपली यहां पर क्या करोगे कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई -5 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, -5 की इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्या, मैं आपको रट्टा लगवा रहा हूं हमेशा के लिए। इंटरप्रिटेशन इसकी ये होगी कि a 1% change in price, a 1% change in price causes a 5% change in quantity demanded. A 1% change in price causes a 5% change in quantity demanded. क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? मैं -5 को रीड करके क्यों ऐसी इंटरप्रिटेशन कर रहा हूं? फॉर्मूला से प्रूफ कर देता हूं। 5% क्वांटिटी है, 1% प्राइस है, परसेंट परसेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर 5 आ जाएगा, और जाहिर सी बात है माइनस में ही आएगा। सही है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, a 1% rise in price, a 1% rise in price will contract quantity demanded by 5%। 1% प्राइस बढ़ेगी तो 5% क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको कैसे फॉर्मूले में डालूंगा? क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो -5% डिवाइडेड बाय +1%, क्योंकि प्राइस बढ़ रही है तो ओवरऑल आंसर क्या आ रहा है? -5। जो भी वैल्यू पेपर में दी हुई होगी, जो भी वैल्यू पेपर में दी हुई होगी, उसको तुम इस तरह इंटरप्रेट करोगे। अगर पेपर में तुम्हें वैल्यू दी हुई है -2, a 1% change in price will cause a 2% change in quantity demanded। समझ आ रही है बात? कोई मसला? अच्छा भाई, अब एक ऐसा स्पेशल डिमांड कर्व होता है, एक ऐसा स्पेशल डिमांड कर्व होता है जिसमें सारी इलास्टिसिटीज आ जाती हैं। वो कौन सा डिमांड कर्व होता है? ये एमसीक्यूज में आपको बहुत कॉमनली दिखेगा। और वो कॉमनली क्या दिखेगा? एक डिमांड कर्व वो पेपर में अक्सर बना के देता है, और वो डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से होता है कि वो वाई एक्सिस पे लिखेगा प्राइस, जो कि बेसिक लेबलिंग है, एक्स एक्सिस पे लिखेगा क्वांटिटी डिमांडेड। देखो सारी छोटी छोटी चीजें करा रहा हूँ जो पेपर में आ सकती हैं, एंड दिस इज ओरिजिन। अब वो बताऊं क्या करेगा? वो आपको एक डिमांड कर्व बना के देगा जो कैसा होगा। ये एक स्पेशल डिमांड कर्व है जिसको कहते हैं लीनियर डिमांड कर्व। सही है। ये कौन सा डिमांड कर्व है? इट इज अ लीनियर डिमांड कर्व। लीनियर डिमांड कर्व एक ऐसा डिमांड कर्व होता है, ये एक ऐसा डिमांड कर्व है जो वाई एक्सिस से भी टच हो रहा है, एक्स एक्सिस से भी टच हो रहा है, दोनों से टच हो रहा है। तो ये आइडेंटिफिकेशन होती है ऑफ अ लीनियर डिमांड कर्व कि भाई ये दोनों जगह से टच हो रहा है। अच्छा भाई, एक बहुत बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, PED is different at each price level. PED is different at each price। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, ये सारी बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, वर्ड्स पेपर में यूज करता है वो, अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व, वाई इट इज टचिंग बाय एन एक्स एक्सिस, ये आपका कंसर्न नहीं है, क्योंकि मैथमेटिकली एक प्रूवन डिमांड कर्व है जिसमें अलोंग द डिमांड कर्व पीडी चेंज होती है, वाई और एक्स एक्सिस जब टच होता है तो उसमें स्लोप और इस सब का कॉन्सेप्ट आ जाता है। ये हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। सही, मैथ नहीं पढ़ रहे हम लोग। अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व पीडी डिमिनिशेस। सही, तो जो जो चीजें पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वो बताऊंगा। डिमिनिशेस। सही, अब इसका मतलब क्या है? अलोंग अ लीनियर डिमांड कर्व पीडी डिमिनिशेस, मतलब जैसे जैसे डिमांड कर्व में नीचे जाओगे पीडी कम होता जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे इस पॉइंट पे, ये जो सबसे डॉट वाला पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट को बोलते हैं पीडी इनफाइनाइट। ये वो पॉइंट है जब आपका पीडी इनफाइनाइट है। पीडी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसको क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये वाला जो एक्सट्रीम पॉइंट है ना, इस एक्सट्रीम पॉइंट को बोलते हैं वेयर योर पीडी इज इक्वल टू जीरो। पीडी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अच्छा भाई, अब इस हिसाब से तो जो डिमांड कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा है ये ग्रेटर देन 1 होगा। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? इलास्टिक। बीच वाला हिस्सा इक्वल्स टू 1 होगा विच इज यूनिटरी, और एंड वाला हिस्सा लेसर देन 1 होगा विच इज इन इलास्टिक। देखो अलोंग द डिमांड का पीडी डिमिनिश हो रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे लेट से मैं आपको कहता हूं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी, अब ये दोनों एरियाज लेस देन 1 वाले हैं, ये दोनों एरियाज लेस देन 1 है, पर पॉइंट ए का पीडी अगर 0.8 है ना तो पॉइंट बी का पीडी 0.6 होगा। इस तरीके से डिमिनिश होता है। अब असूलन अगर देखा जाए तो ये भी इन इलास्टिक है, ये भी इन इलास्टिक है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देने लगा हूं आपको मैं। सही है।
क्लियर है ये चीज? नहीं बेदी बेटा, सही है। तो 0.8 भी इनइलास्टिक है, 0.6 भी इनइलास्टिक है। अब दोनों वैल्यूज को अलग अलग देखोगे तो दोनों इनइलास्टिक है, पर अगर मैं दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूं, अगर मैं दोनों वैल्यूज को कंपेयर करूं तो क्या लिखूंगा? मैं ये लिखूंगा कि भाई पीडी एट पॉइंट ए, पीडी एट पॉइंट ए इज रिलेटिवली, पीडी एट पॉइंट ए इज रिलेटिवली इलास्टिक। जब दो वैल्यूज आपस में कंपेयर होती है ना, तो मोर देन वन लेस देन वन की लॉजिक खत्म हो जाती है। मतलब आप इस तरह नहीं देखते कि एक चीज मोर देन वन है तो इलास्टिक है, लेस देन वन है तो इनइलास्टिक है, इस तरह नहीं देखते। किस तरह देखते हैं कि भाई 0.8 0.6 से ज्यादा है। अगर 0.8 0.6 से ज्यादा है ना, तो 0.8 इज रिलेटिवली इलास्टिक देन 0.6। हायर द पीडी की वैल्यू, द मोर इट इज इलास्टिक। लेसर द पीडी की वैल्यू, द मोर इट इज इनइलास्टिक। फिर यहां पर लेस देन वन मोर देन वन खत्म हो जाता है, क्योंकि आप इसको भी लेस देन वन देख रहे हो, इसको भी लेस देन वन देख रहे हो, तो है तो दोनों इनइलास्टिक। पर दो इन दो वैल्यूज को जब आप कंपेयर करोगे तो यू शुड नो कि पॉइंट ए इज रिलेटिवली इलास्टिक बिकॉज पॉइंट ए की पीडी थोड़ी ज्यादा है, पॉइंट बी की पीडी थोड़ी कम है। तो कंपैरिजन के बेसिस पे अगर देखा जाए तो ए इज मोर इलास्टिक देन बी। ये बेटा एमसीक्यू में आता है, सही है? तो एमसीक्यू के तौर पे आपको पता होना चाहिए। अच्छा भाई, फिर उसके बाद फिर आप देखो मेरे पास यहाँ पर तीन केसेस हैं, एक इलास्टिक डिमांड है, एक इनइलास्टिक डिमांड है और एक यूनिटरी डिमांड है। हमें कौन कौन सी चीजें इसमें ऑलरेडी पता है। हमें प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन पता है विच इज द सेम इन ऑल द केसेस। हमें प्राइस और क्वांटिटी का, जैसे सिर्फ इलास्टिक इन इलास्टिक को देखो, अभी इलास्टिक डिमांड में भी प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, इन इलास्टिक डिमांड में भी प्राइस और क्वांटिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। दिस इज बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड। फिर हमने लास्ट क्लास में देखा था कि यार इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव होता है, इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव होता है। अब एक नया रिलेशनशिप मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव है और इन इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव है। इन दो वैल्यूज से आपको क्या समझ आ रहा है? मतलब ये दो दो चीजें, इससे क्या समझ आ रहा है? इससे ये समझ आ रहा है कि जो बिजनेसेस जिनकी डिमांड इलास्टिक होती है ना, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं। मैंने पढ़ाते हुए बताया था, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड इलास्टिक होती है ना, वो वॉल्यूम पे खेलते हैं, क्योंकि जब आपके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो यू कैन नॉट प्ले इन प्राइस। आप प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, आपको प्राइस कम करनी है, हल्की सी क्वांटिटी आपकी ज्यादा से बढ़ेगी, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। देखो ये बात तो हर बच्चे को पता होती है कि इलास्टिक डिमांड में प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव है, पर बच्चों को ये नहीं पता होता कि इलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव है। क्योंकि ये प्रूव कर रहा है इस चीज को कि इलास्टिक डिमांड वो बिजनेसेस होते हैं जो वॉल्यूम पे खेलते हैं, जो क्वांटिटी पे खेलते हैं। पर जो इनइलास्टिक डिमांड वाले बिजनेसेस होते हैं ना, जिनके सब्सिट्यूट्स कम होते हैं, वो अपनी प्राइस को ज्यादा से बढ़ाते हैं, उनकी क्वांटिटी कम से गिरती है, उनका रेवेन्यू बढ़ता है। तो ये बात तो हर बच्चे को पता है कि प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव है, पर बच्चों को ये नहीं पता कि इनइलास्टिक डिमांड में क्वांटिटी और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव है, विच प्रूव्स द फैक्ट कि अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है, यू डोंट नीड टू प्ले इन क्वांटिटी। आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझे माल ज्यादा बेचना है, आपको ये फिक्र नहीं होनी चाहिए कि मुझे माल ज्यादा बेचना है, आपको फिक्र ही होनी चाहिए कि मुझे माल महंगा बेचना है। इलास्टिक डिमांड में आपको ये फिक्र होनी चाहिए कि मुझे माल ज्यादा बेचना है, तभी मेरा पैसा बढ़ेगा, वरना मुझे पैसा नहीं बढ़ेगा। वेरी चीज। और जो यूनिटरी डिमांड है ना, वो तो बहुत ही एक्सट्रीम केस है कि इट इज अ कोइंसिडेंस। देखो लास्ट क्लास में जब मैंने यूनिटरी पढ़ाया था तो बच्चे मुझे पूछ रहे थे, सर आपने यूनिटरी डिमांड की एग्जांपल नहीं दी। तो यूनिटरी डिमांड इज अ कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस का मतलब है ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, ये किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो सकता है, और ये एक इत्तेफाक है कि तुमने 10% से प्राइस बढ़ाई तो तुम्हारी क्वांटिटी 10% गिर गई। Your revenue and expenditure will always remain unchanged, so you need to do nothing because you are already earning the maximum revenue. आप रेवेन्यू अपना बढ़ा ही नहीं सकते अगर आपका रेवेन्यू चेंज ही नहीं हो रहा। इसका मतलब जो करंट रेवेन्यू आप कमा रहे हो वो आपका मैक्सिमम रेवेन्यू है, और ये नहीं होता अप्लाई। ये बहुत ही एक एक्सट्रीम केस है। परफेक्टली इनइलास्टिक की तो फिर भी हम मिसाल दे देते हैं, परफेक्टली इलास्टिक की भी फिर भी मिसाल करीब करीब आप बना सकते हो, पर यूनिटरी डिमांड एक इत्तेफाक है जो हर केस पे अप्लाई हो सकता है। फिर एक टेबल होता है जिसके थ्रू हम प्रूव करते हैं लीनियर डिमांड कर्व को। अब लीनियर डिमांड कर्व में बच्चे ये पूछते हैं कि सर वो डिमांड कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा है, देखो डिमांड कर्व का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इलास्टिक क्यों है और डिमांड कर्व का नीचे वाला हिस्सा इनइलास्टिक क्यों है? जब एक लीनियर डिमांड कर्व बनता है जिधर वाई और एक्स एक्सेस दोनों से टच हो रहा है, उसमें ऊपर वाला हिस्सा इलास्टिक क्यों है और नीचे वाला हिस्सा इनइलास्टिक क्यों है? तो इसका सवाल, इसका जवाब बहुत सिंपल है। एट हायर प्राइस लेवल्स एक चीज आपकी इनकम का बड़ा प्रोपोर्शन लेके जाती है। एट हायर, देखो देखो ना, इलास्टिक डिमांड ऊपर वाला हिस्सा है, हायर प्राइस लेवल है, देखो ओरिजिन से कितना दूर है। एट हायर प्राइस लेवल्स you are more sensitive to changes in price. At higher price levels एक चीज आपकी इनकम का बड़ा हिस्सा लेके जाती है, बट एट लोअर प्राइस लेवल्स एक चीज आपकी इनकम का छोटा हिस्सा लेके जाती है। जब एक चीज की प्राइस कम होती है तो वो चीज आपकी इनकम का इतना बड़ा हिस्सा लेके नहीं जाती, तो यू आर लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस। अगर मैं इस चीज को टेबल से प्रूव करूं तो क्लियरली यहां नजर आ रहा है कि एट हायर प्राइस लेवल्स, एट हायर प्राइस लेवल्स जब आप $10 से अपनी प्राइस को कम कर रहे हो, 10, 9, 8, 7, 6,
आपकी क्वांटिटी 1 से बढ़ रही है, 1 2 3 4, एक बेसिक टेबल है जो समझाता हूं जिसके थ्रू में कि अगर मैं अपनी प्राइस को $10 से कम करना स्टार्ट करूं और क्वांटिटी को 1 से बढ़ाना शुरू करूं, तो आप देखो इनिशियली $7 तक, अगर मैं यहां पर बीच में से लाइन खींच दूं, इनिशियली $7 तक आप नोट करो कि जब आप अपनी प्राइस को कम कर रहे हो ना, तो आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है। इसका मतलब एट हायर प्राइस लेवल जब आप अपनी प्राइस को कम करते हो तो कंज्यूमर आर मोर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस। तो एक महंगा प्रोडक्ट जब हल्का सा भी सस्ता होता है तो लोग बहुत ज्यादा तेजी से खरीदते हैं और उनका रेवेन्यू जो है वो बिजनेस का बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि डिमांड कर्व के ऊपर वाले हिस्से में अलोंग द लीनियर डिमांड कर्व, सिर्फ लीनियर डिमांड कर्व का पढ़ा रहा हूं, डिमांड कर्व के ऊपर वाले हिस्से में आपकी प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन नेगेटिव होता है। इसका मतलब पीईडी इज ग्रेटर देन 1 विच इज इलास्टिक डिमांड। और जो डिमांड कर्व का बीच का हिस्सा होता है, ये डिमांड कर्व के बीच का हिस्सा है। अगर मैं प्राइस को 6 से 5 करता हूं ना, मेरा रेवेन्यू देखो 30 है। इसका मतलब डिमांड कर्व का जो बीच वाला हिस्सा है वहां पर आपका रेवेन्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। इसका मतलब मैक्सिमम का मतलब है कि अब ये अनचेंज रहेगा। सही है, क्योंकि देखो ना इस सेगमेंट में आपका रेवेन्यू इज अनचेंज। इसका मतलब आप एक ऑलरेडी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमा रहे हो विच इज पीडी इक्वल्स टू 1। और फिर जब आप लोअर प्राइस लेवल्स पे प्राइस कम करते हो तो आपका रेवेन्यू भी कम होता है, विच शोज कि इन इलास्टिक डिमांड है कंज्यूमर आर लेस सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस। तो आपकी प्राइस और रेवेन्यू का रिलेशन पॉजिटिव है, पीडी इज लेस देन 1 विच इज इन इलास्टिक डिमांड, विच इज इन इलास्टिक डिमांड। इस चीज को मैं ग्राफिकली प्रूफ भी आपको करके दे सकता हूं। अगर मैं वो सेम डायग्राम जो पीछे मैंने आपके सामने बनाया है वो मैं वापस बनाऊं, तो मैं वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखूंगा प्राइस, ब्रैकेट में लिखूंगा पी। मैं एक्स एक्सिस पे जो है वो लिखूंगा क्वांटिटी, ब्रैकेट में लिखूंगा क्यू एंड दिस इज ओरिजिन। मैं वापस एक लीनियर डिमांड कर्व बनाऊंगा। ये जब मैं लीनियर डिमांड कर्व बनाऊंगा तो इस बार मुझे ये चीज ऑलरेडी पता है कि ये जो डिमांड कर्व के ऊपर वाला हिस्सा है ये आपकी रिप्रेजेंट कर रहा है इलास्टिक वाले सेगमेंट को, और डिमांड कर्व के नीचे वाला हिस्सा जो है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इन इलास्टिक वाले सेगमेंट को, और ये जो बीच वाला एरिया वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिटरी वाले सेगमेंट को। तो ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता है। अगर मैं इसके नीचे एक कनेक्टिविटी डायग्राम बनाऊं और उस कनेक्टिविटी डायग्राम के वाई एक्सिस पे जो है मैं लिख दूं टोटल रेवेन्यू, कनेक्टिविटी के वाई एक्सिस पे मैं लिख रहा हूं टोटल रेवेन्यू और यहां पर मैं लिख रहा हूं क्वांटिटी, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, यहां से एक लाइन खींच दूंगा 1 से। मैंने 1 से एक लाइन खींच दी। मुझे पता है कि जब यूनिटरी इक्वल्स टू 1 है, देखो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि जब आपका यूनिटरी इक्वल्स टू 1 है, तो यूनिटरी इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है? यूनिटरी इक्वल्स टू 1 का मतलब ये है कि आप अपने रेवेन्यू को ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर रहे हो, आप अपने रेवेन्यू को ऑलरेडी मैक्सिमाइज कर रहे हो, और अब आपको जो है ना वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ऑलरेडी एक मैक्सिमम पॉइंट यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ कि भाई ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरा टीआर मैक्स है। इसका मतलब ये वो ऐसा पॉइंट है जहां पर मेरा यूनिटरी डिमांड है। क्लियर है? अब आप यहां पर जो है ना रिलेशनशिप देखोगे बिटवीन प्राइस एंड रेवेन्यू। जब आप इलास्टिक वाले सेगमेंट में प्राइस को कम करोगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि प्राइस और रेवेन्यू का नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो व्हेन यू रिड्यूस प्राइस इन द इलास्टिक वाला सेगमेंट एट हायर प्राइस लेवल से जब आप प्राइस कम करना शुरू करते हो तो आपका रेवेन्यू बढ़ता है। बट एट लोअर प्राइस लेवल जब आप प्राइस कम करते हो, बट एट लोअर प्राइस लेवल जब आप प्राइस कम करते हो तो अब आपका रेवेन्यू जो है वो फॉल होगा। तो देखो रेवेन्यू फॉल हो रहा है। तो ये आपकी जो है वो टोटल रेवेन्यू का कर्व बन गया कि इनिशियली जब आप इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करते हो तो रेवेन्यू बढ़ता है, इन इलास्टिक डिमांड में प्राइस कम करते हो तो रेवेन्यू कम होता है। क्लियर है ये चीज? ये डायग्राम आप पेपर में कभी भी नहीं बनाओगे, ये डायग्राम आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएगी। और एमसीक्यूज में बताऊं किस तरह पूछता है। एमसीक्यूज में वो आपको सिर्फ क्या बना के देगा, जरा देखो। एमसीक्यूज में ये आपको कंप्लीट ग्राफ कभी भी नहीं बना के देगा, इतना अच्छा नहीं है वो। एमसीक्यूज में ना आपको सिर्फ ये बना के देगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा डायग्राम। एमसीक्यू ये बना के देगा। एमसीक्यूज में आपको सिर्फ ये बना के देगा, लेबलिंग करके दे देगा। यहाँ पर लिखेगा टोटल रेवेन्यू, यहाँ पर लिखेगा क्वांटिटी। सही है, सिर्फ ये डायग्राम बना के देगा और आपसे पॉइंट्स मार्क करेगा। यहाँ पर लिखेगा .1, यहाँ पर लिखेगा .2 और यहाँ पर लिखेगा .3, और आपसे पूछेगा बताओ इलास्टिसिटीज, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी बताओ। तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि भाई .1 इज इलास्टिक, क्योंकि ये वाला सेगमेंट इलास्टिक का है। अब आपके दिमाग में फौरन से ऊपर वाला ग्राफ आ जाना चाहिए कि सर ने भाई ये सिखाया था, डेरिवेशन का ग्राफ है ये, जिससे नीचे वाला हिस्सा दे दिया मुझे खाली। और ये वाला जो सेगमेंट है वो क्या है, जिधर आपका रेवेन्यू मैक्सिमम है, इट इज यूनिटरी। और जो ये वाला सेगमेंट है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? इलास्टिक। चीज कोई मसला यहाँ तक? अब थोड़ी कैलकुलेशन देख लो। कैलकुलेशन कैसे आती है, जैसे मैं 2 केसेस आपको करा रहा हूँ, फाइल में 500 केसेस छोड़ दूंगा। पहला केस है, पहले केस में आप देख लो क्या हो रहा है।
आपकी ओल्ड प्राइस इज $10, न्यू प्राइस इज $20, ओल्ड क्वांटिटी इज 100, न्यू क्वांटिटी इज 50। ऐसे आपको डेटा खुद एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एमसीक्यू में से। एमसीक्यू में आपको डेटा देगा, आपको खुद एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपने परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालना है? व्हाट इज योर न्यू क्वांटिटी? योर न्यू क्वांटिटी इज 50, योर ओल्ड क्वांटिटी इज 100, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100। जब आप ये करोगे ना, आपके पास आंसर आएगा -50%। -50% क्यों आ रहा है? -50% इसलिए आ रहा है क्योंकि क्वांटिटी कम हो रही है। जब एक चीज कम होती है ना, तो उसका परसेंटेज चेंज नेगेटिव आता है। तो व्हाट इज वाई परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी? इट इज -50%। पर जब आप प्राइस को 10 से 20 लेके जाओगे, तो एक बात तो क्लियर है कि प्राइस का परसेंटेज चेंज विल बी पॉजिटिव। सो माय न्यू प्राइस इज 20, माय ओल्ड प्राइस इज 10, डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 100। तेरे पास आंसर आ रहा है +100%। तो -50% +100%, पीईडी का फॉर्मूला लगाओ। -50% डिवाइडेड बाय +100% इज -0.5। यू विल हैव टू इग्नोर द नेगेटिव साइन, कंसिडर द साइज इज लेसर देन 1, एंड इफ द साइज इज लेसर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो है वो डिमांड इज इनइलास्टिक। आपकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक है। सही है, आपकी डिमांड क्या है? इनइलास्टिक। और अगर मिसाल के तौर पे लेट्स से मैं आपको कहता हूं कि फॉर एग्जांपल आंसर 1 आ रहा है, तो 1 वाला केस मैं आपको दिखाता हूं। 1 वाले केस में क्या होगा? 1 वाले केस में जितना परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी का होगा ना, उतना ही परसेंटेज चेंज आपकी प्राइस का होगा। जैसे केस नंबर 5 है, जितना परसेंटेज चेंज आपकी क्वांटिटी का, उतना ही परसेंटेज चेंज आपकी प्राइस का है। तो देखो, +50 डिवाइड बाय 50, -1, माइनस को इग्नोर करो, 1 इज यूनिटरी डिमांड। फिर एक केस ऐसा भी होता है जिधर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। कैलकुलेशन करने की जरूरत किधर नहीं है? जीरो वाले केस में। जीरो वाले केस में आपको ये पता होना चाहिए कि दिस इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, वेयर अ चेंज इन प्राइस कॉजेज नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जीरो रिस्पॉन्सिवनेस ऑन पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब आप अपनी प्राइस को चेंज भी कर लोगे तो योर क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तो अगर मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा तो क्वांटिटी सेम रहेगी। अब मुझे आगे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैंने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली कि प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, तो क्लियरली पता चल गया कि भाई क्वांटिटी सेम है। इसका मतलब नो रिस्पॉन्सिवनेस है, पीईडी विल बी जीरो, विच इज परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। पेपर में वो आपको कैसे घुमाता है, ये सुनो। पेपर में कैसे घुमाता है, एक बार पेपर में पास्ट पेपर का केस बता रहा हूं। पास्ट पेपर का एक केस था और उसने जो है ना वो 3 वैल्यूज दे दी थी। उसने 3 वैल्यूज दे दी थी। उसने कौन सी 3 वैल्यूज दी थी? उसने बोला था -2, इसने बोला था -0.5, और उसने बोला था -1। और बोला था कि बताओ, एक प्रोड्यूसर है, उसके पास ये 3 वैल्यूज है और उसको इस 3 वैल्यूज को यूज करके अपने रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है। क्योंकि एक प्रोड्यूसर जब पीईडी की वैल्यू को यूज करता है, तो वो पीईडी की वैल्यू को सिर्फ इससे यूज करता है क्योंकि उसको अपने रेवेन्यू को क्या करना होता है? मैक्सिमाइज करना होता है। तो -2 से एक स्टूडेंट को ये चीज पता चल जाएगी कि -2 वो केस है जिधर एक प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक होती है। और इलास्टिक डिमांड के केस में अगर आपको रेवेन्यू बढ़ाना है, तो आप प्राइस को हल्का सा गिराते हो, क्वांटिटी आपकी बहुत ज्यादा से बढ़ती है और आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है। -0.5 से आपको ये पता चला कि माइनस के साइन को इग्नोर करना है, 0.5 इज लेस देन 1, तो इसका मतलब इनइलास्टिक डिमांड है। इनइलास्टिक डिमांड का मतलब ये हुआ कि आपको प्राइस ज्यादा से बढ़ानी है, आपकी क्वांटिटी कम से गिरेगी और आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और -1 से आपको ये पता चलेगा कि भाई नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है, तो 1 आ रहा है, 1 का मतलब यूनिटरी डिमांड है। और यूनिटरी डिमांड के केस में अगर आप अपनी प्राइस को 10% से बढ़ा भी दोगे, तो योर क्वांटिटी विल फॉल बाय 10%। इसका मतलब आपका रेवेन्यू इज अनचेंज्ड। इसका मतलब इस केस में यू नीड टू डू नथिंग। ये वाहिद ऐसा केस है जहां पर डू नथिंग। वाई डू नथिंग? क्योंकि यू आर ऑलरेडी मैक्सिमाइजिंग योर रेवेन्यू। फिर जो नेक्स्ट सेगमेंट पेपर में आता है ना, वो आता है चेंजिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या एक बिजनेस अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकता है? क्या एक बिजनेस अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज कर सकता है? तो यहां पर आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि यस, अ बिजनेस कैन चेंज इट्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किस तरह एक बिजनेस अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को चेंज करता है और वो क्यों करना चाहेगा? एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट की डिमांड जो है ना, वो हमेशा इनइलास्टिक चाहेगा। A business will always want its demand to be inelastic. क्यों एक बिजनेस अपनी डिमांड को इनइलास्टिक करना चाहेगा? तो इनइलास्टिक डिमांड के सर्टेन एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं भाई? इनइलास्टिक डिमांड का जो सबसे पहला एडवांटेज है वो ये है कि जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक होती है, तो यू हैव मोर कंट्रोल ओवर योर प्राइस। एज अ बिजनेस यू कैन कंट्रोल प्राइस। आप प्राइस को बढ़ा सकते हो, क्वांटिटी कम से गिरेगी, रेवेन्यू बढ़ जाएगा। मेरा बहुत सिंपल सा आपसे एक सवाल है, प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए जो कि इनइलास्टिक के केस में होता है, या प्राइस गिरा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए जो इलास्टिक के केस में होता है? विच इज बेटर आपके हिसाब से? प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए? बड़ा अच्छा सवाल पूछ रहा हूं। रेवेन्यू दोनों केस में बढ़ रहा है, पर विच इज बेटर? प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए या प्राइस गिरा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए? देखो, अगर एक स्टूडेंट ये कह रहा है ना कि प्राइस
गिराकर रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। अगर एक स्टूडेंट ये कह रहा है, जैसे हमजा ने मुझे कहा कि भाई सर प्राइस गिरा के रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, भाई प्राइस गिरा के रेवेन्यू बढ़ तो जाएगा, पर ये लॉन्ग टर्म में आपके बिजनेस के लिए बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि आप प्राइस कम कर रहे हो, जैसे $50 से आपने प्राइस कर दी 45, रेवेन्यू बढ़ गया। फिर 45 से आपने कर दी 40, रेवेन्यू बढ़ गया। फिर 40 से आपने 35 कर दी, रेवेन्यू बढ़ गया। कब तक प्राइस गिराओगे भाई? एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको प्राइस वापस बढ़ानी पड़ेगी। एक टाइम ऐसा आएगा वापस आपको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, और जिस दिन आपने अपनी प्राइस को वापसी बढ़ाया तो इलास्टिक में प्राइस के बढ़ने से रेवेन्यू गिर जाता है। इसका मतलब प्राइस कम करके रेवेन्यू बढ़ाना लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। आप कब तक प्राइस कम करोगे? आप बार बार प्राइस कम करोगे, बार बार रेवेन्यू बढ़ेगा। ठीक है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, इट इज ओनली अ शॉर्ट टर्म बेनिफिट। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी प्राइस इतनी कम हो जाएगी, आप बोलोगे यार अब ये तो मसला हो गया, फंस गया भाई, तो प्राइस वापस बढ़ाओगे। जब बढ़ाओगे तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो इन इलास्टिक डिमांड इसलिए बेहतर है क्योंकि उसमें प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू बढ़ता है। प्राइस बढ़ा के रेवेन्यू का मतलब है यू आर ऑन द सेफर साइड। वाई यू आर ऑन द सेफर साइड? क्योंकि आप प्राइस बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, बढ़ा रहे हो, रेवेन्यू बढ़ रहा है। और कभी प्राइस कम भी कर दोगे ना तो आपको इतना मसला नहीं होगा, क्योंकि आपकी प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा है। आपकी प्राइस पहले ही बहुत ज्यादा है, तो कम भी कर दोगे तो इतना मसला नहीं है। जिस दिन आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो गई तो उस दिन आप अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम भी कर दोगे तो आप फंसोगे नहीं, क्योंकि आपकी प्राइस पहले से ही बहुत ऊपर है। तो कहने का मकसद यहाँ पर यह है कि आप हमेशा कंट्रोल ओवर प्राइस चाहोगे। यू विल ऑलवेज वांट टू इंक्रीज प्राइस इन ऑर्डर टू इंक्रीज रेवेन्यू, एंड दिस इज द बेस्ट केस पॉसिबल फॉर अ बिजनेस। फिर इन इलास्टिक डिमांड का ये भी मतलब है यू हैव लेस कंपटीशन, जाहिर है सब्स्टिट्यूट्स कम है। देयर इज लेस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट। मार्केट की एक्सटर्नल शॉक से आप बचोगे। क्यों एक्सटर्नल शॉक से आप बचोगे? जैसे अगर कोविड जैसी सिचुएशन आती है तो कोविड में सिर्फ वही बिजनेसेस बच गए। कोविड में वही बिजनेसेस बच गए कि जिनकी डिमांड इनइलास्टिक थी, क्योंकि उनको पता था कि मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशंस होगी हम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है। इट इज इजियर टू प्लान फॉर अ बिजनेस। देखो जिसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है ना, वो एक्सपेरिमेंट्स करता है, और उसको पता है कि मैं एक्सपेरिमेंट्स करूंगा अभी तो खैर है, कोई मसला नहीं है, बाद में कुछ इशू होगा तो प्राइस बढ़ा दूंगा, क्योंकि मेरा डिमांड ऑलरेडी इनइलास्टिक है। एक इलास्टिक डिमांड वाला बिजनेस कभी भी एक्सपेरिमेंट नहीं करता, क्योंकि उसके सामने बहुत कंपटीशन होता है, वैसे ही उसका कस्टमर सेंसिटिव टू चेंजेस इन प्राइस होता है। तो एक प्रोड्यूसर हमेशा कोशिश करता है कि उसकी डिमांड जो है वो इलास्टिक से क्या हो जाए, इनइलास्टिक हो जाए। अब वो कैसे करेगा? सबसे पहला तरीका होता है यू कैन डू इट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो, और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके जो है लोगों के दिमाग में ये चीज डालो कि हमारा प्रोडक्ट दूसरों से अच्छा है, हमारा प्रोडक्ट ये है, हमारा प्रोडक्ट वो है। ब्रांड करो, ब्रांडिंग करो। और जैसे कोक ने रिसेंट टाइम्स में ये चीज कर दी कि कोक ने लोगों के दिमाग में ये डाल दिया कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम पेप्सी, वी आर मोर प्रीमियम फ्रॉम पेप्सी। देखो पाकिस्तान में तो ब्लैक और व्हाइट का कॉन्सेप्ट चलता है, तो यहाँ पर तो अपने को कभी फर्क पता ही नहीं चलेगा। अपन किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना हाईवे के, तो अपन कहते हैं ब्लैक ला दो। अब ब्लैक में हमें वो कोला नेक्स दे दे, हमें वो पेप्सी दे दे, हमें वो कोला दे दे, हमें वो गोरमे कोला दे दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बाहर मुल्कों में लोग मांगते हैं कि भाई कोक चाहिए, बाहर मुल्क में लोग मांगते हैं कि भाई पेप्सी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि कोक ने रिसेंट टाइम्स में ये बहुत अच्छा काम करा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया कि हम कोक पेप्सी से अलग हैं एंड वी आर मोर प्रीमियम। तो कोक ने पहली चीज तो क्या करी, अपने डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट करा। पर आप देखो जब उसका डिमांड राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो उसके डिमांड कर्व की स्लोप चेंज हो गई। पहले उसका डिमांड कर्व फ्लैटर था, पर जब वो राइटवर्ड शिफ्ट हुआ तो अब स्टीपर हो गया। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट के दो इफेक्ट्स होते हैं। एडवर्टाइजमेंट एक तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड को राइटवर्ड शिफ्ट कर देगा, जो कि बेसिक है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। पर एडवर्टाइजमेंट आपके डिमांड कर्व की स्लोप भी चेंज करता है। वो आपके डिमांड कर्व को इलास्टिक से इनइलास्टिक कर देगा, वो आपके डिमांड कर्व को फ्लैटर से स्टीपर कर देगा। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, एडवर्टाइजमेंट जो है वो आपके डिमांड कर्व को फ्लैटर से स्टीपर कर रहा है। पर हर पॉलिसी के अपने नुकसान होते हैं। एडवर्टाइजमेंट इज कॉस्टली, एडवर्टाइजमेंट इज टाइम कंज्यूमिंग, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ पैरेलल रिएक्शन फ्रॉम राइवल्स। देयर इज अ लॉट ऑफ पैरेलल रिएक्शन फ्रॉम राइवल्स। राइवल्स चुपचाप थोड़ी बैठेंगे, राइवल्स देखेंगे कि हमारा कंपेटिटर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो ये लोग भी तो करेंगे। सही है। दूसरी पॉलिसी क्या है? दूसरी पॉलिसी मेरे पास है टेक ओवर और मर्ज। आपको लगता है ना कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ गया और इस कंपटीशन को कम करने की जरूरत है, तो दो फर्म्स आपस में मिल जाती हैं। अब आप एक कंज्यूमर हो, आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, ए बी एंड सी, सो यू हैव मोर सब्स्टिट्यूट्स। पर अगर ए और बी आपस में मर्ज होकर एक हो जाएंगे ना, तो अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। तो मार्केट में कंपटीशन कम करने का तरीका ये भी होता है कि आप जो है वो आपस में मर्ज कर लो, या किसी दूसरे बिजनेस को टेक ओवर कर लो, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाओ और अपनी डिमांड को इलास्टिक से इलास्टिक कर दो। कंज्यूमर के सामने ऑप्शंस कम हो जाएंगे ना। बट आप जब बिजनेस टेक ओवर या मर्ज करोगे तो यू विल बिकम अ लार्ज स्केल बिजनेस। मैनेजमेंट के इश्यूज आएंगे, लॉन्ग चेन ऑफ कमांड हो जाएगी, कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे। एक बड़े इदारे में लेबर डिमोटिवेटेड होता है क्योंकि हर लेबर की इज्जत नहीं होती। डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं, विच आर दी डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑपरेटिंग ऑन अ लार्जर स्केल। बिजनेस आपसे हैंडल नहीं होगा, कम्युनिकेशन इश्यूज आएंगे, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी।
आप एक यूएसपी क्रिएट कर दो भाई, यूनिक सेलिंग पॉइंट। जैसे एप्पल ने क्या करा है, अपने प्रोडक्ट को नीड बना दिया, हालांकि इतना महंगा प्रोडक्ट है, पर इतना महंगा प्रोडक्ट भी लोगों की नीड है। एक आपने बस आईफोन लेना है, फिर जब भी पैसे कमाओगे ना, पैसे कमा के आप सबसे पहले जो है ना वो एयरपॉड्स लोगे, फिर आप पैसे कमा के एप्पल वॉच लोगे, फिर आप पैसे कमा के लैपटॉप लोगे, आप हर वो चीज लोगे जो एप्पल की है। इन लोगों ने इकोसिस्टम ऐसा क्रिएट किया हुआ है कि एक बंदा एप्पल के बगैर रह ही नहीं सकता। एक बंदा हमेशा आईफोन के साथ, जब एंड्रॉइड की वॉच पहनी हुई होगी ना, लोग उस पर हंसेंगे, बोलेंगे आईफोन है फिर भी एंड्रॉइड की वॉच पहनी हुई है। ऐसा माइंड सेट क्रिएट कर दिया इन लोगों ने कि एप्पल के साथ और किसी कंपनी का ब्रांड नहीं चल सकता, और किसी कंपनी की कोई चीज नहीं चल सकती। लोग एप्पल वॉच दूसरे फोन के साथ तो पहन लेंगे, पर आईफोन के साथ दूसरी वॉच नहीं पहनेंगे। अपने प्रोडक्ट में नई फीचर्स ऐड करो, सही है, नई फीचर्स ऐड करो, और अपने प्रोडक्ट को दूसरों से अलग करो। मोनोपली प्रोडक्ट बना दो। मोनोपली प्रोडक्ट कैसे बनता है? थ्रू पेटेंट और कॉपीराइट। जब भी कोई नया फीचर अपने प्रोडक्ट में ऐड कर रहे हो ना, उसको कॉपीराइट करवा लो कि आपको कोई कॉपी ना कर सके। तो आप रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिसेस के थ्रू अपनी इलास्टिसिटी को मेंटेन करो। पर कुछ बिजनेसेस ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें इलास्टिक डिमांड चाहिए। अब ये सेंसिबल नहीं है, इट इज नॉट दैट लॉजिकल। वापस बता रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इलास्टिक वैसे कोई भी नहीं करता। इट इज नॉट दैट लॉजिकल। एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन इसकी यही है कि कुछ बिजनेसेस ये कहते हैं कि हमें वो काम करना है जिनका मार्जिन हाई होता है, और मार्जिन हाई उन्हीं बिजनेसेस का होता है जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जैसे 100, 200, 300%, 400% प्रॉफिट, ये नॉर्मली उन्हीं बिजनेस का होता है जो लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं। जब वो लग्जरी प्रोडक्ट्स बेचते हैं ना, तो लग्जरी प्रोडक्ट्स की डिमांड तो हमेशा इलास्टिक ही होती है, नॉर्मली नॉर्मली। सही है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि इलास्टिसिटी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। मैंने बताया था, प्रोडक्ट कैन बी इलास्टिक फॉर वन बट इन इलास्टिक फॉर अदर। जनरली एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि अगर जो नॉर्मली लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनकी डिमांड इलास्टिक ही होती है। तो अगर आप एक लग्जरी प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक ही होगी, और मार्जिन आपको हाई मिल जाएगा। और कैसे आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इलास्टिक कर सकते हो? आप अपने फीचर्स कम कर दो, आप अपने प्रोडक्ट को थोड़ा सा बेसिक बना दो, आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट ना करो। अब देखो, ये दोनों चीजें लॉजिकल नहीं लग रही है। एक बिजनेस कभी भी फीचर्स नहीं हटाएगा, एक बिजनेस कभी भी अपने प्रोडक्ट को बेसिक नहीं करेगा, एक बिजनेस कभी भी एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा। तो ये लॉजिकल नहीं लग रहा, पर थियोरेटिकली करेक्ट है। कुछ चीजें थियोरेटिकली सही होती हैं पर लॉजिकली सही नहीं है। तो ये थियोरेटिकली तो बात बिल्कुल ठीक है कि हाँ भाई ये करोगे तो आपके प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक हो जाएगी, पर आप क्यों करोगे, सवाल ये है। तो नॉर्मली एक बिजनेस अपने प्रोडक्ट की डिमांड को इनइलास्टिक ही करता है, इलास्टिक नहीं करता। सही है, कोई मसला? अब पीईडी में आगे और भी बहुत चीजें होती हैं कि पीईडी इज लिंक्ड विद इनडायरेक्ट टैक्स, पीईडी इज लिंक्ड विद सब्सिडी, पीईडी इज लिंक्ड विद गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स। वो आगे वाले सप्लाई का टॉपिक जब पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो पीईडी में अभी भी और चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में। पर जो पीईडी के बाद का जो टॉपिक होता है ना, पीईडी के बाद वाला जो टॉपिक होता है, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जब हम बात करते हैं, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब होता है YED। इनकम स्टैंड्स फॉर वाई, मतलब बेसिकली इनकम का वेरिएबल वाई होता है। तो YED इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्योंकि हम डिमांड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी जो है वो पूरा कंज्यूमर के बारे में है। सही है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी का मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि इलास्टिसिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि किस चीज को मेजर करता है। इलास्टिसिटी जो है वो बेसिकली मेजर करता है रिस्पॉन्सिवनेस को। सही है। और रिस्पॉन्सिवनेस हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। जैसे जब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस देखी जा रही थी प्राइस और क्वांटिटी की। पर अब मैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ रहा हूं, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में रिस्पॉन्सिवनेस देखी जाती है इनकम की और डिमांड की। सही है। तो हमें ये चीज ऑलरेडी पता है कि इनकम के चेंज होने से डिमांड चेंज होती है, तो इनकम इज इंडिपेंडेंट। क्योंकि जब हमने डिमांड का टॉपिक पढ़ा था, तो हमने इनकम और डिमांड के डायग्राम्स बना लिए थे। एंड डिमांड इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो डिमांड इज डिपेंडेंट, इनकम इज इंडिपेंडेंट। जाहिर सी बात है, हर इलास्टिसिटी का कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज चेंज इन इनकम, बस सॉरी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। बस आप सेलिंग प्राइस को रिप्लेस कर दो विद इनकम। सही है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि वाईडी के आपके पास जो आंसर्स आएंगे, उस आंसर्स में आपको साइज को तो कंसिडर करना है। अब यहां से आपको पीईडी को और वाईडी को कंपेयर करना है। पीईडी साइज को तो कंसिडर कर रहा है, देखो, पीईडी साइज को तो कंसिडर करता है। सही है, साइज को तो कंसिडर करता है, पीईडी भी करता है, वाईडी भी करता है। जो कोफिशिएंट होता है ना, कोफिशिएंट, उसके साइज को पीईडी कंसिडर करता है, वाईडी भी करता है। पर जो पीईडी का साइन है उसको हम इग्नोर करते हैं, बिकॉज पीईडी का साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। पीईडी का साइन इज ऑलवेज नेगेटिव। पर जो वाईडी का साइन होता है ना, वो हमेशा नेगेटिव नहीं होता। वाईडी के साइन को कंसिडर करना पड़ेगा।
इसका मतलब वाईडी के टॉपिक में ये नहीं करना कि आप नेगेटिव साइन को इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि वाईडी के साइन से ही पता चलता है गुड कौन सा है। अगर मैं आपको कहता हूं कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव का मतलब होता है कि हम किन गुड्स की बात कर रहे हैं? नॉर्मल गुड्स की। ऑलरेडी पता है आपको नॉर्मल गुड्स क्या है। Normal goods are those goods which have a positive relationship between income and demand. These are relatively high quality and relatively expensive goods. ये ऑलरेडी हम पीईडी के टॉपिक में और डिमांड के टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल गुड रिलेटिवली हाई क्वालिटी और रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, जो कि मैं भी लिखूंगा वापस। और नॉर्मल गुड जो है ना, वो इनकम और डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। तो वाईडी पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपकी इनकम भी बढ़ रही है और आपकी डिमांड भी बढ़ रही है, तो हेंस आपका आंसर पॉजिटिव होगा। आपकी इनकम गिर रही है तो आपकी डिमांड भी गिर रही है, तो हेंस आपका आंसर पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब इनकम गिरेगी तो ये भी नेगेटिव होगा, क्वांटिटी गिरेगी तो ये भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव। और जब इनकम बढ़ेगी तो ये भी पॉजिटिव होगा, क्वांटिटी बढ़ेगी ये भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव इज पॉजिटिव। पर अगर आपका आंसर जो है वो नेगेटिव आता है, लेट्स से इफ योर आंसर इज नेगेटिव, इसका मतलब किन गुड्स के बारे में बात हो रही है? इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर रिलेटिवली चीपर, रिलेटिवली लो क्वालिटी, एंड इनकम एंड डिमांड का रिलेशन यहाँ पर नेगेटिव है। सही है। और सबसे आखिरी में जो आपके पास गुड्स आते हैं वो आते हैं जीरो। जीरो वो गुड्स होते हैं जो नेसेसिटी गुड्स होते हैं। नेसेसिटी गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम के चेंज होने से डिमांड पे इफेक्ट नहीं आता। तो अगर आपका नॉर्मल गुड का आंसर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कैन बी मोर देन वन, जिसको हम इलास्टिक रिस्पॉन्स बोलेंगे, क्योंकि इलास्टिक का मतलब है क्वांटिटी में बड़ा चेंज आ रहा है। और अगर मेरे पास आंसर लेसर देन वन है, तो दिस मींस कि इन इलास्टिक रिस्पॉन्स है कि क्वांटिटी में छोटा चेंज आ रहा है। इसी तरीके से नेगेटिव में भी यही होता है। अगर नेगेटिव में मेरे पास आंसर जो है वो ग्रेटर देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इलास्टिक रिस्पॉन्स है। पर अगर नेगेटिव में मेरे पास आंसर लेसर देन वन आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन इलास्टिक रिस्पॉन्स है। तो तीन केसेस मेरे यहाँ पर टोटल बन रहे हैं। मेरे तीन केसेस यहाँ पर बन रहे हैं बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब वो तीन केसेस कौन से बन रहे हैं बिटवीन इनकम एंड डिमांड? मेरा जो केस नंबर वन यहां पर बन रहा है, वो केस नंबर वन है वाईडी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। जब मैं वाईडी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव की बात करता हूं, तो ये वो गुड्स होते हैं जो नॉर्मल गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिलेटिवली हाई क्वालिटी, विच आर रिलेटिवली हाई क्वालिटी एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव। सही है। ये वो गुड्स होते हैं जिसमें आपकी इनकम बढ़ेगी, तो आप इन चीजों की डिमांड को जो है वो बढ़ा दोगे, तो देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। और जब आप इसको पेपर में ग्राफिकली बनाओगे, जब आप इसको पेपर में ग्राफिकली बनाओगे, तो ग्राफिकली कैसे बनाओगे? एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाओगे। वाई एक्सिस पे सबसे पहले लिखा जाता है इनकम, ब्रैकेट में लिखते हैं वाई। एक्स एक्सिस पे जो है वो लिखा जाता है क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड। पूरी लेबलिंग करनी है। आपकी लेबलिंग खराब हुई तो आपका इंप्रेशन खराब हुआ। मार्क्स नहीं कटते, इंप्रेशन खराब होता है। एग्जामिनर बोलता है ये बच्चा केयरलेस है। सही है। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाओ वाई एक्सिस से टच करके, तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है। डिमांड लिखा हुआ है, यहाँ आ गई इनकम और यहाँ आ गई क्वांटिटी। सो दिस इज इनकम, दिस इज क्वांटिटी एंड दिस इज पॉइंट है। आप देखो, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ी, तो इनकम के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी बढ़ गई। जब इनकम के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी बढ़ गई, दिस शोज कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड। तो आप पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर आ गए। तो देखो, पॉइंट ए से पॉइंट बी। अब इसको थोड़ा और लंबी करता हूँ। लंबी कैसे करूंगा? मेरा सबसे पहला केस जो होता है ना, वो आईडी पॉजिटिव में, नॉर्मल गुड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ नॉर्मल गुड की डिटेल बता रहा हूँ। नॉर्मल गुड में जो सबसे पहला केस मेरे पास आ सकता है ना, वो आ सकता है वाईडी इज इक्वल्स टू पॉजिटिव। जाहिर सी बात है, पर ग्रेटर देन वन है। ग्रेटर देन वन का मतलब क्या है? द रिस्पॉन्स इज इनकम इलास्टिक। और जो दूसरा केस मेरे पास आ सकता है ना, वो वाईडी पॉजिटिव होगा, विच इज अगेन नॉर्मल गुड, क्योंकि साइन से ही पता चल रहा है गुड कौन सा है। तो साइन को तो मैं इग्नोर नहीं कर रहा ना। मेरा आंसर जो आ रहा है ना, वो लेसर देन वन आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो मेरा रिस्पॉन्स आ रहा है ना, वो इनकम इन इलास्टिक रिस्पॉन्स है। सही है। ये कौन से गुड्स होते हैं जो इनकम इलास्टिक होते हैं? इनकम इलास्टिक गुड्स जो होते हैं ना, ये नॉर्मली होती है नॉर्मल लग्जरीज। चाहिए नॉर्मल लग्जरीज, या इसको दूसरे लफ्जों में सुपीरियर गुड भी बोला जाता है। ये जो वर्ड्स पेपर में यूज करता है, मैं वही बता रहा हूं आपको। और जो इनकम इन इलास्टिक होते हैं, इनकम इन इलास्टिक जो होते हैं, इनको बोला जाता है नॉर्मल नेसेसिटीज। नॉर्मल नेसेसिटीज। अच्छा भाई, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल लग्जरीज में आप एक बहुत अच्छी एग्जांपल यहां पर दे सकते हो, विच इज फाइन डाइनिंग। अब फाइन डाइनिंग एक ऐसी चीज है, जब एक बंदे की इनकम कम होती है ना, तो वो फाइन डाइनिंग नहीं करता, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, पेट भरना है, पैसे कम है, इतना नहीं कमा रहा, फाइन डाइनिंग पे खर्चा नहीं कर सकता। चाहिए। तो एक चीज जब आप पहले नहीं करते और इनकम बढ़ने के बाद करते हो ना, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिवनेस ज्यादा होती है। जैसे अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक बंदा है जिसकी इनकम बढ़ गई, ये ट्रीट का जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्रीट का कॉन्सेप्ट क्या है?
कि जब आपकी कोई नई जॉब लगती है और आपकी इनकम बढ़ती है तो दोस्त आपसे ट्रीट मांगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी इनकम बढ़ी, आप फाइन डाइनिंग पे चले गए, आप वो चीजें करना शुरू कर देते हो जो आप इनकम बढ़ने से पहले नहीं कर पा रहे थे। आप सिनेमा में फिल्म देखना शुरू हो गए, आपने जिम की मेंबरशिप करवा ली, ये ऐसी चीजें जो आप पहले नहीं कर रहे थे, आपकी इनकम में एक चेंज आया तो आपने करा। इसका मतलब आपकी इनकम जो है वो रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू डिमांड कम बढ़ रही है, पर डिमांड ज्यादा से बढ़ी। तो ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है कि इनकम कम से बढ़ रही है, डिमांड ज्यादा से बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिलेशन अभी भी पॉजिटिव है, लाइन अभी भी अपवर्ड स्लोपिंग है, पर लाइन जो आपको बनानी है ना वो फ्लैटर बनानी है। फ्लैटर का मतलब क्या है कि आप जो है वो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखोगे इनकम और क्वांटिटी। सो दिस इज योर इनकम, दिस इज योर क्वांटिटी। सही है। अब आपने यहां पर क्या करा कि आपने एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई, पर वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन थोड़ी सी फ्लैटर है। फ्लैटर लाइन क्या शो कर रही है कि आपकी इनकम हल्की सी बढ़ी और आपने क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ा दी। ये वो चीजें जो आप पहले नहीं कर रहे थे पर इनकम के बढ़ने के बाद कर रहे हो, तो क्वांटिटी देखो ज्यादा से बढ़ गई और आप पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी पे आ गए। सही है। जैसे मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल जो है ना, मेरा YD+5 है। तो YD+5 का मतलब क्या है? प्लस आपको बता रहा है कि ये नॉर्मल गुड है, प्लस आपको बता रहा है कि ये नॉर्मल गुड है, पर 5 आपको क्या बता रहा है? इट इज ग्रेटर देन 1। तो इससे पता चल रहा है कि भाई ये YD पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 है, ये नॉर्मल लग्जरी होगा। नॉर्मल नेसेसिटीज क्या है कि जो चीजें आप पहले भी कंज्यूम कर रहे थे और अब भी कर रहे हो, पर क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा दी आपने। जैसे मिसाल के तौर पे ब्रेड। अब ब्रेड जब आपकी इनकम कम थी तब भी खाते थे, इनकम बढ़ रही है तब भी खा रहे हो, पर पहले आप फुल्ली ब्रेड खरीदते थे, फिर आप डॉन की पैक ब्रेड खरीदते थे, फिर और इनकम बढ़ी ना तो और शशका आ गया, मॉल पे जाके बेकरी से ब्रेड खरीद रहे हो, फ्रेश ब्रेड खरीद रहे हो, बिल्कुल सामने बन रही है आपके। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ब्रेड पहले भी कंज्यूम कर रहे थे, ब्रेड अब भी कर रहे हो। खाने की चीज है। इनकम डबल हो जाएगी ना तो खाना डबल नहीं कर दोगे, हाँ, पर अच्छी क्वालिटी फूड पे चले जाओगे, थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा दोगे। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम बढ़ रही है, उससे रिलेटिवली डिमांड इतनी नहीं बढ़ रही। तो इनकम तो बढ़ रही है पर डिमांड कम से बढ़ रही है। तो रिलेशन अभी भी पॉजिटिव है, पर इस बार आपकी जो लाइन होगी ना वो स्टीपर होगी। ये चीजें आप पहले भी करते थे और अब भी कर रहे हो, पर अब जो कर रहे हो ना वो अच्छी क्वालिटी का कर रहे हो, और क्वांटिटी में हल्का सा बढ़ा हुआ है, इतना ज्यादा बढ़ाव नहीं आया। इसका मतलब एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी, तो जब भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन स्टीपर बनाते हैं तो उसको या तो एक्स एक्सिस से टच कर लो या थोड़ा सा ऊपर रखो, बस वाई एक्सिस से टच नहीं करना। एक अपवर्ड स्लोपिंग स्टीपर लाइन को वाई एक्सिस से टच ना करना। बस जो बातें बता रहा हूं ना उसको बस दिमाग में रख लो, हर चीज पे क्यों नहीं पूछना होता, बस कर लो ये। सही है। तो इनकम आपकी ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी आपकी कम से बढ़ेगी, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाओगे। तो यहां पर आपने लिखा YD = प्लस 0.5, तो प्लस से नॉर्मल गुड है, 0.5 से लेस देन 1 है। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? अब RS ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, देखो वही बात है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अच्छा, नंबर 2, जो केस नंबर 2 मेरे पास यहां पर बनता है वो कौन सा है? केस नंबर 2 इज YED = सही है। तो यही 3 केसेस पे मैं एंड करूंगा, तो गौर से सुनना। YED = YD = का मतलब क्या है कि जिन गुड्स की मैं बात कर रहा हूं ना वो अब इंफीरियर गुड्स हैं। जब अपन इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर रिलेटिवली लो क्वालिटी एंड चीपर। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जब आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप इन चीजों की डिमांड को जो है वो क्या करोगे? कम करोगे। इसका मतलब आपके इनकम और डिमांड का रिलेशन क्या है? नेगेटिव। जब यहां पर ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा। वाई एक्सिस पे आपने लिखा इनकम, ब्रैकेट में आपने लिखा वाई, यहां पर आपने लिखा क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड। ये ओरिजिन आ गया, ब्रैकेट में क्यों लिख दिया। अब आपकी जो लाइन बनेगी ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनेगी। अब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि भाई आपकी इनकम अगर बढ़ भी जाएगी, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूँ दो ग्राफ्स को, इनकम अगर बढ़ भी जाएगी तो आप क्वांटिटी को गिरा दोगे। इसका मतलब क्या हुआ कि राइज इन इनकम लीड्स टू अ फॉल इन क्वांटिटी। तो ये कौन से गुड्स हैं? ये इंफीरियर गुड्स हैं। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। तो ये बेसिक ग्राफ है जो आप बनाते हो। अब इसमें लेस देन 1 मोर देन 1 कैसे आता है, सुनना जरा गौर से। अगर मैं आपसे सिर्फ इंफीरियर गुड की बात करता हूँ और जिस तरह मैंने आपको भी नॉर्मल गुड बताया उस तरीके से इंफीरियर गुड भी बताऊं, तो इंफीरियर गुड में जो केस नंबर 1 आपके पास आ सकता है वो ये आ सकता है कि आपका YD है तो नेगेटिव, पर वो ग्रेटर देन 1 है। दूसरा केस आपके पास ये आ सकता है कि आपका YD है तो नेगेटिव, पर लेसर देन 1 आ रहा है। तो YD नेगेटिव मोर देन 1 का मतलब क्या है कि भाई यहां पर आपका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा इनकम इलास्टिक है, पर यहां पर जो आपका रिस्पॉन्स है वो क्या है? इनकम इन इलास्टिक है। अब ये कौन सी चीजें होती हैं? यहाँ पर मैं मिसाल दे सकता हूँ इंस्टेंट नूडल्स की, एग्जांपल्स थोड़ी कम है यहाँ पे, तो जरा गौर से सुनना। इंस्टेंट नूडल्स की मिसाल से सकता हूँ। ये वो चीज है
कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसकी इनकम कम हो गई है, इनकम का साइन वाई होता है, ठीक है, इनकम कम हो गई है, तो वो इंस्टेंट नूडल्स की डिमांड जो है ना वो बहुत ज्यादा से बढ़ा देगा, क्योंकि ये वो चीजें आपका पेट भर रही हैं, आपका पेट भर रही है, सस्ती होती हैं। सही है, आपका पेट भर रही है, सस्ती होती है, आपकी रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पर थोड़ी ज्यादा होती है, कि जब आप हल्का सा भी कम पैसा कमा रहे होते हो ना, तो आपके लिए सबसे इजी आउट सोल्यूशन ये होता है कि आप इंस्टेंट नूडल्स खा लो। सस्ता भी पड़ता है, पेट भी भर जाता है, जल्दी भी बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पर सबसे पहले लिखोगे इनकम, यहाँ पर फिर आप लिखोगे क्वांटिटी, और ये आपका आ गया ओरिजिन। आपने डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई पर थोड़ी फ्लैटर बनाई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम जो है वो हल्की सी गिरी, और इनकम हल्की सी गिरने से आपकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा से बढ़ गई। तो हल्की सी आपकी इनकम गिरी, आपकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ज्यादा से बढ़ गई, और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए। मिसाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पर आपके पास वाईडी जो है ना वो लेट से आ रहा है -5, तो 5 का मतलब मोर देन 1 है, माइनस का मतलब इंफीरियर गुड है। फिर यहाँ पर आप इनकम इन इलास्टिक में क्या एग्जांपल दे सकते हो, यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो बस टिकट्स, मतलब बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ऐसा इंफीरियर गुड है जिसका लेस देन 1 रिस्पॉन्स है। लेस देन 1 रिस्पॉन्स का मतलब क्या है भाई, मिसाल के तौर पे आपकी इनकम बढ़ गई, आपकी सैलरी डबल ट्रिपल हो गई, और आप डेली काम पे जो है ना वो बस या ट्रेन से जाते हो, सही है, और आप पाकिस्तान में नहीं दे रहे, आप किसी बाहर कंट्री में रह रहे हो जहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है नॉर्मली, मतलब प्राइवेट से तो हमेशा ही नीचे रहेगा पर अच्छा है। तो आपकी इनकम जब ज्यादा से भी बढ़ जाएगी ना, तो आप अगले दिन, जैसे आपकी सैलरी बढ़ी 3 गुना, आप अगले दिन जाके गाड़ी नहीं खरीदोगे, आप फौरन अगले दिन जाके गाड़ी नहीं खरीदोगे, आप जो है वो थोड़े टाइम बाद जाके गाड़ी खरीदोगे, और हो सकता है कुछ लोग गाड़ी खरीदे भी ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत लो होती है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, आप एकदम से गाड़ी पे नहीं आ जाओगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपका जो सॉरी डिमांड आपकी कम से गिरेगी, तो यहाँ पर आपका जो रिलेशन है वो नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब क्या है कि आपकी इनकम जो है, आपकी इनकम जो है वो आपकी इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है, आपकी इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ रही है, पर बस टिकट की डिमांड बहुत कम से गिर रही है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनकी इनकम ज्यादा से बढ़ती है और वो फौरन गाड़ी पे स्विच हो जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं। मेजोरिटी ऑफ द पीपल क्या करते हैं कि जब उनकी इनकम बहुत ज्यादा से बढ़ती है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड को बहुत कम से गिराते हैं। बहुत कम से गिराने का मतलब है कि वो एकदम से स्विच नहीं कर सकते, उनको टाइम चाहिए होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एन इंफीरियर गुड जहां पर आपकी रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज्यादा लो होती है। इसका मतलब जब आप इंफीरियर गुड का लेस देन 1 वाला ग्राफ बनाओगे ना, तो आपको डिमांड कर्व इन इलास्टिक बनाना है। इन इलास्टिक का मतलब है कि आपको थोड़ा सा स्टीपर बनाना है। स्टीपर क्यों बनाना है कि वो स्टीपर लाइन आपको शो करेगी कि आपकी इनकम के बढ़ने से आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डिमांड एकदम से कम नहीं कर रहे, आपको एडजस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। और कुछ लोग तो एडजस्ट भी नहीं होते, वो कहते नहीं यार अपन बस से ही ट्रेवल करेंगे। इसका मतलब आपकी इनकम अगर ज्यादा से बढ़ भी जाएगी तो आपकी क्वांटिटी जो है वो बहुत कम से गिरेगी, और आप पॉइंट ए से होते हुए पॉइंट बी के ऊपर आ जाओगे। क्लियर है चीज? इन दी एंड है तो बेटा पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही ना, मुझे पॉइंट सारा है। तो वाईडी जो है इक्वल्स टू -0.5 है, तो 0.5 का मतलब है लेस देन 1। क्लियर है चीज? तो ये आपका जो है वो एक और केस बन गया। तो यहाँ पर जो आपकी लाइन है वो स्टीपर है। और सबसे लास्ट केस जो अब यहाँ पर आपका बनता है ना, विच इज केस नंबर 3, जिधर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। केस नंबर 3 इज द केस जिधर आपका वाईडी जो है ना वो 0 है। तो ये आपका वाईडी क्या 0 है। अब देखो यहाँ पर हमारा वाईडी पॉजिटिव था तो पॉजिटिव में मोर देन 1 लेस देन 1 हो सकता है। यहाँ पर आपका वाईडी नेगेटिव था तो नेगेटिव में मोर देन 1 लेस देन 1 हो सकता है, पर जीरो में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो जीरो में तो साइन का भी कोई सीन नहीं है, ना साइज का कोई सीन है। ये नॉर्मली वो गुड्स होते हैं जो नेसेसिटी गुड्स है। हम यहाँ पर समझाने में इतनी पंचायत नहीं है, ये बड़ा सिंपल है। सिनेरियो कुछ ऐसा है कि आपकी इनकम चाहे बढ़े या आपकी इनकम गिरे, योर डिमांड विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब ये हुआ कि आपका डिमांड कर्व जो है वो वर्टिकल बनेगा। वर्टिकल का मतलब क्या है कि आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसे बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर आपने लिखा इनकम एंड यहाँ पर आपने लिखा क्वांटिटी, और ये आपका आ गया डिमांड और ये आपकी आ गई क्वांटिटी। आप कुछ भी कर लो, योर क्वांटिटी विल रिमेन अनचेंज्ड। तो ये क्वांटिटी ऑफ नेसेसिटी गुड है। अब यहाँ पर क्या एग्जांपल आ सकती है आपके हिसाब से, ऐसी क्या मिसाल है जिधर इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आता? यहाँ पर दो बड़ी अच्छी एग्जांपल है जो मैं नॉर्मली देता हूँ। क्या एग्जांपल है यहाँ पे कि इनकम बढ़ रही है, सही है, इनकम बढ़ रही है बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। इनकम राइजेस बट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। दो एग्जांपल्स हैं यहाँ पे खाली, और वो दो एग्जांपल्स कौन सी हैं? एक एग्जांपल आपकी बहुत अच्छी है विच इज टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या है? जो आपके डाइनिंग टेबल पे एक नमक की डिब्बी पड़ी हुई है, सही है, एक आपकी नमक की डिब्बी पड़ी हुई है। अब आपकी इनकम जब बढ़ जाएगी ना, तो आप उस टेबल में 10 नमक की डिब्बियां नहीं रखोगे, एक ही रखोगे।
मतलब आपकी एक बस टेबल सॉल्ट होगी, आपकी जितनी भी इनकम बढ़ जाए उस टेबल पे नमक एक ही रहेगा, 10 नहीं हो जाएंगे वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी नो रिस्पॉन्सिवनेस वाला सिनेरियो है यहाँ पे। दूसरी मिसाल, मैच बॉक्स, माचिस की डिब्बी। अगर आप अमीर हो जाओगे तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप 10 माचिस की डिब्बियां रखोगे। अब ये नहीं कहना कि सर लाइटर पे स्विच हो जाएंगे, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जब इनकम बढ़ जाएगी ना तो यू आर लीस्ट लाइकली टू परचेज मोर मैच बॉक्स। सही है, माचिस की डिब्बी आप नहीं खरीदोगे। जैसे एक शुगर का पेशेंट है, वो इंसुलिन का इंजेक्शन लगाते हैं, उसकी इनकम अगर बढ़ जाएगी तो वो 10 इंजेक्शन लगाना शुरू नहीं कर देगा, एक ही लगाएगा। तो मेडिसिन की भी एग्जांपल आप दे सकते हो लाइफ सेविंग ड्रग के फॉर्म में, अगर एक डायबिटीज का पेशेंट है उसके ऊपर ही अप्लाई हो सकता है। सही, तो यहाँ पर बहुत रेयर एग्जांपल्स है, और पेपर में विदाउट एग्जांपल्स आप कोई भी चीज नहीं समझा सकते। पेपर में विदाउट एग्जाम्पल आप कोई भी चीज नहीं समझा सकते। फिर ये बात, कोई मसला है यहाँ तक? अब जो इसके आगे का मेरा डिस्कशन है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में ही करूंगा, क्योंकि इसके आगे की जो चीज़ है वहां पर मैं ब्रेक नहीं चाह रहा, वो मैं एक ही क्लास में कराऊंगा ताकि मैं आपको एब्जॉर्ब करा सकूं, वरना मुझे बीच में रोकनी पड़ेगी वो चीज़। तो आज हमने जो है वो इंट्रोडक्शन टू वाईडी पढ़ा है और हमने पीडी पूरा एंड कर दिया है। क्लियर है ये चीज़?